वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने धूलपेट पुलिस स्टेशन के बाकी एपिसोड्स को लेकर आया हूं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हर हफ्ते ये लोग कुछ न कुछ एपिसोड्स रिलीज कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं 5 एपिसोड्स लेकर आया हूँ। अब तक पूरे 16 एपिसोड्स खत्म हुए। अब पता नहीं इसके बाद बाकी एपिसोड्स है या नहीं, अगले हफ्ते ही पता चलेगा। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। अब सुकुमार भाग चुका है, ये बात श्रीदेवी को पता चलने पर श्रीदेवी वेट्री के पास आकर इसी के बारे में पूछने लगती है और इसी तरह ये भी कहने लगती है कि 3 लोगों को आपने शूट कर दिया। आपके इसी एनकाउंटर की वजह से सुकुमार वो भाग गया। वेट्री भी कहने लगता है कि सुकुमार अर्जुन की कस्टडी में था, वो मेरी गलती नहीं थी। श्रीदेवी भी कहने लगती है कि जो भी हो, सुकुमार का केस आप डील कर रहे थे तो सुकुमार की जिम्मेदारी आपकी ही थी। इस तरह से वेट्री से बहुत झगड़ा करने लगती है। इसी दरमियान में वेट्री को कोई कॉल आने पर वो साइड में जाता है। उसी वक्त हेड कांस्टेबल श्रीदेवी के पास आकर कहने लगता है कि मैडम, आपने वेट्री सर से जो बात किया वो मैंने सारी बातें सुन लिया, लेकिन मैडम आप वेट्री सर को गलत समझ रहे हो। पहली बात यह है कि वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी। अगर वेट्री सर उनका एनकाउंटर नहीं करते तो आज हमारे पुलिस वाले हॉस्पिटल में होते। वेट्री सर ने अब तक जिन भी लोगों का एनकाउंटर किया उनके फैमिली को कुछ न कुछ अच्छा करते ही आ रहे हैं, जैसे उनकी औरतों को अच्छी खासी जॉब दिलवाना या तो फिर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाना। बस यही नहीं, और भी काफी सारी अच्छी मदद करते हैं। उनका दिल बहुत ही साफ है मैडम। सो वेट्री के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद श्रीदेवी के मन में सारे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ संध्या का फादर अपने आदमियों को डांटते रहता है। मतलब संध्या का फादर ही सुकुमार को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था। सुकुमार उन लोगों से डर कर भाग गया। अबे साले हो, एक छोटे से लड़के को पकड़ नहीं पाए तुम लोग, उसकी तलाश करते रहो और उसको मेरे पास लेकर आओ। इस तरफ अर्जुन उस मिनिस्टर के पास आकर हल्के से वार्निंग देने लगता है। मतलब इसी मिनिस्टर ने अपने आदमियों को भेजा था शेखर और इम्बा को मारने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेट्री ने इस मिनिस्टर के आदमियों का एनकाउंटर कर दिया। वार्निंग देने लगता है कि अगली बार ऐसी हरकत करोगे तो वो वेट्री डायरेक्ट तुम्हारे पास आकर तुम्हारा ही एनकाउंटर कर देगा। अब उसी रात वो सुकुमार किसी जगह पर सोया रहता है और इसी तरह संध्या के साथ जो हुआ वो एक ख्वाब की तरह देखने लगता है। जब वो लड़की संध्या बस स्टॉप के पास सुकुमार के आने का इंतजार कर रही थी तो संध्या के पास सुरली आया था। वही सुकुमार का बेस्ट फ्रेंड संध्या के पास आकर कहने लगता है कि संध्या, सुकुमार को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अब तुम यहाँ पर रहना सेफ नहीं, चलो मेरे साथ चलो फटाफट से। कुछ दिन तुमको मेरे घर में ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे फादर को भी तुम्हारे बारे में पता लग चुकी है। पहले तो संध्या इसके साथ जाने से मना करने लगती है कि नहीं भैया, मैं सुकुमार का यहीं पर इंतजार करूंगी, लेकिन सुरली जबरदस्ती संध्या को अपने घर पर ले जाने लगता है कि तुम डरो मत, सुकुमार आ जाएगा। संध्या को घर के अंदर लाने के बाद वो सुरली इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। जब संध्या चीखने चिल्लाने लगती है तो वो सुरली संध्या का मुंह बंद करने लगता है। इसी प्रोसेस में संध्या मर भी जाती है। संध्या मर जाने की वजह से सुरली के तो होश ही उड़ जाते हैं। सुरली ने ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं किया। तो प्रेजेंट पर सुकुमार यही सपना देखकर अपनी नींद से जाग जाता है। मतलब सुकुमार यही सोचने लगता है कि शायद सुरली ने संध्या के साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि संध्या पहले से ही बता रही थी कि सुरली की नजर ठीक नहीं। और उसी तरह पुलिस वालों को अभी तक सुरली नहीं मिला, वो फरार है। इस तरफ सुकुमार की दादी श्रीदेवी के पास आती है। श्रीदेवी इसको दिलासा दिलाती रहती है कि सुकुमार को कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे पक्का यकीन है कि सुकुमार ने कुछ नहीं किया, वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। उसी वक्त सुकुमार किसी का फोन लेकर श्रीदेवी को कॉल करने लगता है। श्रीदेवी फटाफट से वेट्री को मैसेज करके नीचे बुलाती है, क्योंकि इसका घर नीचे ही होता है ना। सुकुमार से बात करते हुए ही उसका नंबर ट्रेस करने के लिए कहती है। सुकुमार कहने लगता है कि दीदी, मुझे पता है कि मेरी संध्या को किसने मारा, उसी सुरली ने। अब मैं उसको फाइंड आउट करके उसे मार कर ही रहूंगा। श्रीदेवी समझाने लगती है कि सुकुमार, तुमने ऑलरेडी एक गलती कर चुके हो, पुलिस से भागकर तुम पुलिस स्टेशन पर आकर सरेंडर हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया। इस तरह से ज्यादा देर बात नहीं करता, अपना फोन काट देता है। पुलिस वाले उसका नंबर ट्रेस भी कर नहीं पाते। वेट्री श्रीदेवी से कहने लगता है कि हमें किसी भी तरह से सुकुमार को पकड़ना होगा, वरना वो सच में एक मर्डर केस में फंस जाएगा। खैर सुबह होने के बाद वो अर्जुन, शेखर और इम्बा को अपने पास बुलाकर थोड़ा रफली पूछने लगता है कि तुम दोनों सच सच बताओ कि रत्नम को किसने मारा और उसका सर तुमको कैसे मिला। मुझे पता है कि तुम दोनों ने रत्नम को नहीं मारा, बस अपना इमेज हासिल करने के लिए तुम दोनों ने सरेंडर हुए। अगर तुमने सच नहीं बताया तो किसी न किसी दिन वो मिनिस्टर तुम दोनों को मार ही देगा। ऑलरेडी तुमने सैंपल देख लिया। अगर इस जुर्म में तुम लोग जेल भी चले गए तो वो मिनिस्टर तुम दोनों को जेल में ही मरवा देगा। सो फायदा क्या रहा तुम दोनों के इस कारनामे से? चलो फटाफट से सच बताओ। सो ये दोनों जो हुआ वो अर्जुन को बताने लगते हैं।
बात यह है कि काफी सालों से शेखर और इम्बा रत्नम को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को मौका ही नहीं मिला। सो रिसेंटली एक अनजान बंदा इन दोनों को कॉल करके ये कहने लगा कि अगर तुम दोनों को रत्नम का सर चाहिए तो मुझे 10 लाख रुपए दो, सारा क्रेडिट तुम दोनों ही ले लो कि तुमने ही रत्नम को मार दिया। अब ये दोनों इस जबरदस्त डील को एक्सेप्ट करके 10 लाख रुपए फटाफट से किसी जगह पर रखने पर वो बंदा दोबारा इन दोनों को कॉल करके रत्नम के सर का एड्रेस देने लगता है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन उस नंबर को कॉल करने लगता है जिसने इन दोनों को कॉल किया था, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ में होता है। मैं आसानी से कहने लगता है कि फटाफट से इस नंबर को ट्रेस करवाओ, ज्यादा कौन से एरिया में एक्टिव था उसका इन्फॉर्मेशन दो। थोड़ी देर के बाद अर्जुन उस कांचना को पुलिस स्टेशन पर बुलाता है क्योंकि रत्नम की केस में यही दूसरी सस्पेक्ट होती है। कांचना कहने लगती है कि सर मुझे जो पता था वो सब कुछ मैंने उस दिन ही बता दिया, दोबारा मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। अर्जुन कहने लगता है हाँ आपने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने क्यों रत्नम को मारा। कांचना कहने लगती है अरे सर मैं क्यों रत्नम को मारूंगी, उन्होंने तो मुझे जिंदगी दी, मेरी अच्छे से केयरिंग किया। अर्जुन कहने लगता है कि वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, वो तुम्हारी इतनी केयरिंग कर रहा था, इतना प्यार कर रहा था, इसके बावजूद भी तुमने उस रत्नम को क्यों मारा। इस तरह से बार बार पूछने पर भी कांचना कुछ भी नहीं बताती। तभी मासानी अर्जुन से कहने लगती है कि सर क्या मैं एक बार ट्राई करूं। इस तरह से मासानी इस कांचना को बहुत मारने पीटने लगती है कि सच बताती हो या तो फिर मैं असली टॉर्चर स्टार्ट करूं। अब डर के मारे ये कांचना पुलिस वालों को जो हुआ वो बताने लगती है। सीन दोबारा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। रत्नम इस कांचना से शादी करने के बाद जब भी इस कांचना के पास आता ये कहने लगता कि तुम जिस तरह से शूटिंग पर जाने के लिए रेडी होती हो उसी तरह से रेडी होकर मेरे सामने आओ। जब पहली बार कांचना सेक्सी से रेडी होकर रत्नम के पास आती है तो रत्नम के हाथ कांपने लगते हैं। रत्नम अपनी एक सच्चाई कांचना को बताने लगता है कि कुछ सालों पहले इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट की वजह से रत्नम की मर्दानगी चली गई। रत्नम कहने लगता है कि मैं मेडिसिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा बेहतर है। जब भी मैं तुमको देखता हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब का जुनून आता है, लेकिन मैं बेबस और लाचार हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ तो मुझे ऐसी फीलिंग्स होती है, लेकिन जब भी मैं अपनी पहली बीवी के पास जाता हूँ तो मुझे कुछ भी फीलिंग्स ही नहीं आती। बस कुछ महीने और सब कुछ सेट हो जाएगा। जब भी मैं तुमको छूने की कोशिश करता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। बस मेरे मन में यही इच्छा होती है कि मैं तुमको सामने रखकर बस ऐसे ही देखता रहूं। इस तरह से रत्नम कांचना के साथ कुछ करता ही नहीं, बस हर रोज कांचना के पास आता, रेडी होकर अपने सामने बिठाता, उसको देखता रहता। एक दिन कांचना उसी तरह से टिप टॉप से रेडी होकर रत्नम का इंतजार कर रही थी। तभी रमेश नाम का एक कुल्फी वाला कांचना के घर पर आकर एक स्पेशल आइस देने लगता है। रमेश कांचना को आइस देकर पानी पूछने पर कांचना घर में बुलाकर इसको पानी देने लगती है। कांचना पूछने लगती है कि आखिरकार तुम इस आइस में ऐसा क्या मिलाते हो जो रत्नम रात भर सोता ही नहीं। रमेश कहने लगता है अरे दीदी ये एक स्पेशल आइस है, स्पेशल वीआईपी लोगों के लिए। जो भी बंदा इस आइस को खाता अपनी बीवी या तो फिर अपनी जीएफ को सोने ही नहीं देता। अब रमेश ऐसा इमेजिनेशन कर चुका होता है कि रत्नम कांचना के साथ रात भर काटमान कर रहा है, तो कांचना यही बात कहने लगती है कि वो रत्नम मेरे साथ कुछ भी नहीं करता, पता नहीं तुम लोग इसमें ऐसा क्या मिलाते हो, रात भर मुझे अपने सामने बिठाकर मुझे देखता रहता। अब वो रत्नम रमेश के सामने बहुत हवाबाजी कर चुका होता है कि तुम्हारी आइस की वजह से मैंने रात भर कांचना को सोने ही नहीं दिया। लेकिन अब कांचना के जरिए से रमेश को रत्नम का असली सच पता लग चुका होता है। कहने लगती है कि खामखा मैंने इस इंसान से शादी कर लिया। रमेश से कहने लगती है कि रमेश अगली बार जब तुम रत्नम को आइस दोगे तो उसमें जहर मिला दो। अरे जोक नहीं यार, सच में मैं तुमको अच्छे खासे पैसे भी दूंगी। रमेश कहने लगता है कि दीदी मुझे तो आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और ही चाहिए। जब भी रत्नम भाई मेरे सामने आकर आपके बारे में बोलता रहता है तो मेरे मन में अजीब के इमेजिनेशन चलते हैं। मुझे तो बस आप चाहिए, मैं आपके लिए रत्नम को मार भी सकता हूँ। अब कांचना भी इसके लिए ओके कहकर ये दोनों कांडमांड करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो सुकुमार पुलिस वालों से बचते बचाते अपने फ्रेंड सुरली के बारे में भी तलाश करते रहता है, लेकिन सुरली के बारे में इसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, न इसके फ्रेंड्स के जरिए से। उसी रात अर्जुन उसके टीम मेंबर्स उस रमेश की तलाश करते रहते हैं। कुछ आइस वालों से पूछताछ करने पर पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि वो रमेश कुछ दिनों से नजर ही नहीं आ रहा। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्जुन डिनर करने के लिए किसी होटल की तलाश करते रहता है। तभी मासानी कहने लगती है अरे सर मेरा घर पास ही में है, चलिए मैं आपको अच्छा सा डोसा बनाकर खिलाऊंगी। वैसे भी इस टाइम कोई भी होटल ओपन नहीं होता। इस तरह से मासानी अपनी टीम मेंबर्स को अपने घर पर लाकर चाय पानी वगैरह देने लगती है। मासानी को देखकर अर्जुन इसकी बहुत तारीफ करने लगता है क्योंकि इस घर में मासानी अकेली रहती है, इसका गांव बहुत ही दूर होता है। मासानी कहने लगती है कि सर हमारे गांव में कोई भी ज्यादा पढ़ाई नहीं करता, मैं अकेली लड़की हूँ,
जो इस जॉब को हासिल किया। अर्जुन के मुंह से इसकी तारीफ सुनकर मासानी बहुत खुश होने लगती है, क्योंकि मासानी अर्जुन को लाइक भी करती रहती है। दूसरी तरफ जब सुकुमार उस सुरली की तलाश कर रहा होता है तो फाइनली किसी जगह पर वो सुरली मिल ही जाता है। फटाफट से इसके ऊपर हमला करने लगता है, पूछने लगता है कि बताओ तुमने संध्या को क्यों मारा। सुरली भी कहने लगता है, अरे मैं क्यों संध्या को मारूंगा यार। सुकुमार पहले तुम मेरी बात तो सुनो। अब इसी हाथापाई के दौरान सुकुमार एक पत्थर के ऊपर गिरकर इसके सर को जबरदस्त चोट आती है। इसकी थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले वेट्री को कॉल करके इसी सुकुमार की खबर सुनाने लगते हैं कि सर किसी जगह पर हमको सुकुमार बेहोश पड़ा मिला। वेट्री श्रीदेवी को लेकर फटाफट से उस जगह पर जाता है तो शॉकिंगली सुकुमार के सर से काफी सारा खून बह चुका होता है। फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाकर भेज देता है और इसी तरह अपनी टीम से भी कहने लगता है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करो, पता करो कि इस सुकुमार पर किसने हमला किया। हॉस्पिटल पर आने के बाद वेट्री खुद अपना खून सुकुमार को देने लगता है। यह देखकर श्रीदेवी वेट्री से और इम्प्रेस होने लगती है कि वेट्री के अंदर ये एंगल भी है। बाद में डॉक्टर वेट्री से कहने लगता है कि पता नहीं सुकुमार को कब होश आएगा, इसको ऑब्जर्वेशन में रखना ही पड़ेगा। फिलहाल तो पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इस तरफ अर्जुन कुछ पुलिस वालों को उस कांचना के घर पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी एक लेडी कांस्टेबल अर्जुन को कॉल करके कहने लगती है कि सर कांचना के घर में अचानक से पावर ऑफ हो गया, मुझे कुछ शक हो रहा है, आप फटाफट से आ जाइए। जब कांचना अपने घर में अकेली होती है तो चोरी चुपके वो रमेश कांचना के पास आता है। एक्चुअली अर्जुन उस रमेश को पकड़ने के लिए ही कांचना को छोड़ दिया। रमेश ऑलरेडी जान चुका होता है कि पुलिस वाले कांचना को पुलिस स्टेशन पर ले गए, तो कांचना के पास आकर यही बात पूछने लगता है, क्या तुमने पुलिस वालों को हमारे बारे में बता दिया। कांचना झूठ बोलने लगती है, अरे नहीं रमेश, मैं पुलिस वालों को क्यों सच बताऊंगी। पुलिस वालों को मुझ पर शक हुआ और उसी तरह शेखर और इम्बा ने अपना सच कबूल कर लिया कि उन दोनों ने उस रत्नम को नहीं मारा। रमेश कहने लगता है, तुम तो इस केस में हल्के से खिसक जाओगे, लेकिन फंसूंगा मैं ही, क्योंकि मैंने ही रत्नम को मारा ना। इस तरह से कांचना से झगड़ा करते रहता है। उसी वक्त अर्जुन उसके टीम मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं, रमेश को पकड़ ही लेते हैं। इन दोनों को दोबारा पुलिस स्टेशन पर लाकर रमेश से पूछने लगता है कि सच बताओ कि उस रात क्या हुआ। रमेश जो हुआ वो बताने लगता है। एक दिन रमेश किसी बार में बैठा था, उसी बार में शेखर और इम्बा उसी रत्नम के बारे में बात कर रहे थे कि अरे यार हमको मौका ही नहीं मिल रहा उस रत्नम को मारने के लिए। इन दोनों की सारी बातें वो रमेश सुन लेता है, डिसाइड कर लेता है कि इन दोनों को बकरा बनाएगा। बाद में जब रमेश आइस बेच रहा होता है तो रोजमर्रा की तरह रत्नम रमेश के पास आता है, लेकिन इस बार रमेश रत्नम को स्पेशल वाली आइस देने के बजाय बेहोशी की दवा मिलाकर देने लगता है। रत्नम वो आइस खाने के बाद इसका सर चकराने लगता है। मौका देखकर वो रमेश एक रस्सी की मदद से रत्नम को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मार नहीं पाता। फटाफट से वहाँ से दूर भागकर चुप चुप के देखने लगता है कि अगर रत्नम बेहोश हो जाएगा तो मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि अभी तक रत्नम को नशा नहीं हुआ होता। उसी रास्ते से रत्नम का साला गुजरते हुए रत्नम को यहाँ पर देखता है। रत्नम कहने लगता है, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए विजय, वो देखो रमेश जो आइस बेचने वाला मुझे मारने की कोशिश किया। विजय कहने लगता है कि तुमने तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह से एक चाकू लेकर इस रत्नम को मार देता है। अब वो रमेश तो चुप चुप के देख रहा होता है। विजय जाने के बाद रमेश बाहर आकर एक चाकू से रत्नम का गला काट देता है, धड़ से अलग कर देता है। रत्नम का सर लेकर कांचना के पास आकर ऐसे जताने लगता है कि इसी ने उस रत्नम को मार दिया, अब हम दोनों के रास्ते पर कोई भी नहीं आएगा। कांचना पूछने लगती है, अरे इस सर को तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। रमेश कहने लगता है कि मैं इसके साथ बिजनेस करने वाला हूँ, एक छोटा सा बिजनेस, तुम रेडी रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इस तरह से उसी रमेश ने शेखर और इम्बा को कॉल करके ये डील बात किया। खैर थोड़ी देर के बाद वो प्रिया पुलिस स्टेशन पर आती है अर्जुन से मिलने के लिए। तभी मासानी इस प्रिया को देखकर जलस फील होने लगती है। जानबूझकर प्रिया से कहने लगती है कि अर्जुन सर इंक्वायरी में बिजी है, अभी बाहर नहीं आएंगे, तुम यहाँ पर वेट करो, इंक्वायरी खत्म होने के बाद मैं तुमको इन्फॉर्म करूंगी। इस तरह से प्रिया को अंदर भी नहीं आने देती, बाहर ही बिठाती है। काफी घंटे वेट करने के बाद प्रिया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद अर्जुन उस विजय को भी पुलिस स्टेशन पर बुलाता है। बाद में ब्रेक लेने के लिए थोड़ा सा बाहर जाने लगता है। मासानी से कहने लगता है कि मासानी रत्नम को इन तीनों ने नहीं मारा, मतलब ना रमेश ने मारा, ना विजय ने मारा और ना ही शेखर इम्बा ने, वो लोग बस अपना अपना फायदा सोच रहे हैं। खैर सुबह होने के बाद श्रीदेवी खाना ऑर्डर करके वेट्री के पास आकर इसको परोसने लगती है, मतलब कुछ ज्यादा ही केयरिंग करने लगती है कि आपने रात भर इतना सारा काम किया, थक चुके होंगे। श्रीदेवी की केयरिंग देखकर इसको भी बहुत अच्छा लगने लगता है। इसी बातों ही बातों में वो अर्जुन वेट्री के घर पर आता है और इसके घर में श्रीदेवी को देखकर शॉक में रह जाता है। वेट्री का हल्के से मजाक उड़ाने लगता है कि अब मैं समझा तुमने पुलिस क्वार्टर्स को क्यों मना किया, और वैसे मैं तुमको एक बात बताने के लिए आया हूँ
मेरा केस क्लोज होने वाला है। उसी वक्त हॉस्पिटल वाले वेट्री को कॉल करके कहने लगते हैं कि सर उस सुकुमार को होश आया। इस तरह से वेट्री और श्रीदेवी हॉस्पिटल पर जाने लगते हैं। जब ये दोनों हॉस्पिटल पर आते हैं तो ये बात पता चलती है कि वो सुकुमार दोबारा बेहोश हो गया। सुकुमार को दोबारा होश आने तक ये दोनों वहीं पर वेट करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर ये दोनों थोड़ा बाहर जाने लगते हैं। बाहर आकर जब ये दोनों इसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसी हॉस्पिटल के पास वो बंदा आता है जिसने सुकुमार को पुलिस स्टेशन में मारने की कोशिश की। अब वेट्री को यहाँ पर देखकर वो बंदा अपना चेहरा छुपाते हुए अंदर जाने लगता है। वेट्री इस बंदे को देख लेता है और सोचने लगता है कि मैंने इस बंदे को कहीं पर देखा है, कहाँ पर देखा है इसको याद ही नहीं आता। बाद में जब वो बंदा आईसीयू रूम के पास जाता है तो वहाँ पर हेड कांस्टेबल होता है, मौके की तलाश में होता है कि कब इसको मौका मिले वो अंदर जाकर सुकुमार को मार देगा। थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेबल फोन में बात करते हुए थोड़ा सा साइड में जाने लगता है। वो बंदा फटाफट से सुकुमार के पास आता है इसको मारने के लिए। जब मारने ही वाला होता है तो वेट्री यहाँ पर पहुँच जाता है। मतलब वेट्री को इस बंदे के बारे में याद आ चुका होता है कि इसने सेल में देखा था। अब वो बंदा वेट्री से फाइट करके हॉस्पिटल से भागने लगता है। वेट्री भी इसका जबरदस्त तरीके से चेजिंग करने लगता है। इसी चेजिंग के दरमियान में वो बंदा एक गाड़ी के सामने आने पर जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर इसकी मौत भी हो जाती है। उसके बाद उस बंदे का फोन चेक करने पर रिसेंटली इस बंदे ने किसी येसुदास नाम के बंदे को कॉल किया था और उस येसुदास का लोकेशन पता करने पर वो किसी आइस फैक्ट्री पर दिखा रहा है। भाई संध्या आइस फैक्ट्री। वेट्री अपनी टीम को लेकर फटाफट से उस आइस फैक्ट्री पर जाकर उसी येसुदास के बारे में पूछने लगता है। संध्या का फादर कहने लगता है हाँ येसुदास नाम का एक बंदा मेरी फैक्ट्री पर काम किया करता था, लेकिन वो तो 1 महीने पहले ही अपनी सैलरी लेकर चला गया। और उसी तरह उस मरे हुए बंदे की फोटो दिखाने पर संध्या का फादर कहने लगता है नहीं सर मैं इस बंदे को नहीं जानता। उसी वक्त वेट्री को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी बीच के पास किसी लड़की की डेड बॉडी पाई गई। थोड़ी देर के बाद वेट्री श्रीदेवी को कॉल करके कहने लगता है कि बीच के पास एक लड़की की डेड बॉडी पाई गई। वो डेड बॉडी और किसी की नहीं संध्या की है। और उसी तरह से कुछ बातें भी बताने लगता है, सीक्रेट बातें। उसी वक्त सुकुमार अपनी आंखें खोलता है। टीवी पर यही न्यूज चलती रहती है कि बीच के पास एक लड़की की डेड बॉडी पाई गई। पुलिस वालों ने वेरीफाई किया कि वो बॉडी संध्या की ही है। यह खबर सुनने के बाद वो सुकुमार बहुत रोने लगता है। श्रीदेवी से कहने लगता है कि दीदी मैं संध्या को देखना चाहता हूँ, प्लीज दीदी मुझे संध्या के पास ले चलो। जब संध्या का फादर संध्या का अंत्यक्रिया काम कर रहा होता है, वेट्री सुकुमार को भी वहाँ पर ले जाता है एक आखिरी बार संध्या को देखने के लिए। जब चिता को आग लगाने ही वाले होते हैं उसी वक्त पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मॉर्चुरी रूम में संध्या की डेड बॉडी चेंज हो गई। सो वेट्री संध्या के फादर के पास आकर यही बात कहने लगता है कि बॉडी चेंज हो गई मॉर्चुरी रूम में, संध्या की बॉडी आपको दे देंगे। यह सुनने के बाद संध्या का फादर बहुत गुस्सा करने लगता है कि आप लोगों को मेरी बेटी की मौत मजाक लग रही है। बाद में डॉक्टर संध्या की बॉडी को वहाँ से ले जाता है संध्या की असली बॉडी ले आने के लिए। उसके बाद डॉक्टर वेट्री के पास आकर कहने लगता है कि सर डेड बॉडी को मॉर्चुरी रूम में ही बदल दिया गया है। यह सुनने के बाद वेट्री को इसी संध्या के फादर ही शक होने लगता है। इसके पास आकर पूछने लगता है कि बताओ डेड बॉडी कैसे बदल गई, हमने जो तुमको डेड बॉडी दिया वो ये नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पर वेट्री ने एक छोटा सा प्लान किया, सारे लोगों को ये यकीन दिलाया कि पुलिस वालों को संध्या की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन हालांकि संध्या की डेड बॉडी उसके फादर की फैक्ट्री में ही मौजूद है। तो डेड बॉडी को जब मॉर्चुरी रूम पर भेजा तो संध्या के फादर ने इसकी असली डेड बॉडी से बदल दिया। तो वही वेट्री यहाँ पर कंफर्मेशन लेता है डॉक्टर को बुलाकर। थोड़ा हार्डली पूछने पर संध्या का फादर सच बताने लगता है वेट्री को। जब संध्या के फादर को ये बात पता चली कि संध्या अपने घर में मौजूद नहीं है तो संध्या का फादर हर जगह पर अपनी बेटी की तलाश करने लगा। अब एक बस स्टॉप पर संध्या सुकुमार का इंतजार कर रही थी तो अपने पापा को देखकर वहीं पर छुपने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब संध्या वहाँ से जाने लगती है तो इत्तेफाक से उसका फादर संध्या को देख लेता है। संध्या को चेस करके उसको पकड़कर अपने फैक्ट्री के पास लाता है। वो लोग जाने के बाद संध्या की बैग सुरली को नजर आती है। इस बैग को अपने घर पे ले जाता है। ये संध्या का फादर संध्या को फैक्ट्री पर लाकर बहुत गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुमको कितना प्यार किया और तुम मेरे प्यार का बदला इस तरह से देने लगी। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने मेरी बेटी ने ऐसा काम किया। अगर तुम मुझसे एक बार बोलती तो मैं उसी बंदे से तुम्हारी शादी करवाता। अब तो बोलो बेटा कौन है वो। तो संध्या कहने लगती है कि पापा मैं सुकुमार से प्यार करती हूँ, जो हमारी फैक्ट्री पर काम करता है ना उसे। यह सुनने के बाद संध्या के फादर को और गुस्सा आने लगता है। क्या तुम हमारे वर्कर से प्यार करने लगी? उसकी कैस्ट क्या है, हमारी कैस्ट क्या है? अगर ये बात हमारे कैस्ट के लोगों को पता चलेगी तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? संध्या बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस मामले को यहीं पर भूल जाओ। अब उस सुकुमार की तो खैर नहीं। इस तरह से अपने हाथ में चाकू लेने लगता है उस सुकुमार को मारने के लिए। संध्या कहने लगती है कि पापा उसे मत मारो, मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। यह सुनने के बाद संध्या का फादर उसी चाकू से
संध्या का सर धड़ से अलग कर देता है। इसी दरमियान में इसकी एक उंगली भी कट जाती है। संध्या की उंगली और उसका सर एक आइस बॉक्स में जाकर गिर जाते हैं। बाद में संध्या की डेड बॉडी को एक बड़े वाले आइस क्यूब में छुपा कर रख देता है। जब एक फैक्ट्री वाला बंदा इन आइसों को कहीं पर ले जा रहा था तो उस गाड़ी का हल्के से एक्सीडेंट हुआ तो उसी बक्से में से संध्या का सर बाहर आया था। इस तरह से संध्या का फादर जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। यह होने के बाद संध्या का अंत्यक्रिया होने लगता है। सुकुमार जलती हुई चिता को देखकर संध्या को बहुत याद करने लगता है, उसके साथ बिताए हुए पल, बातें। सुकुमार उसी चिता में जाकर अपने आप को भी जला लेता है। यह देखकर इसकी दादी बहुत रोने लगती है। कह रहे सुकुमार तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे साथ कौन रहेगा? तुमने मुझे भी अकेला छोड़कर चले गए। खैर उसी रात अर्जुन शेखर और इम्बा को लेकर उनके घर के पास आता है, उस चंद्रा के हवाले करने के लिए। कहने लगता है कि तुम्हारे दोनों बेटे ने ही कबूल कर लिया कि उन दोनों ने किसी को नहीं मारा और हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। इस तरह से रमेश को भी चंद्रा के सामने लाता है। उसी तरह उस विजय को भी विजय कबूल करने लगता है, हाँ मैंने ही रत्नम को मारा। बाद में अर्जुन इस चंद्रा से कहने लगता है कि बात यह है कि रत्नम को इन लोगों में से किसी ने भी नहीं मारा, रत्नम को आपने मारा। अब बताइए सच क्या हुआ था? हम हमारे तरीके से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चंद्रा भी कहने लगती है, हाँ मैंने ही उस रत्नम को मारा। इतने सालों से भड़कती हुई आग को मैंने बुझा दिया। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। चंद्रा ने डिसाइड कर लिया था कि शेखर और इम्बा उस रत्नम को नहीं मार पाएंगे, इसको ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा। और जो लड़का रमेश है ना, वो इसी चंद्रा का आदमी होता है। मतलब चंद्रा ने रमेश को काम वाम दिलवाया था। रमेश से चंद्रा को ये बात पता चलती है कि रत्नम इसका रेगुलर कस्टमर है। इसके कहने पर ही आइस में बेहोशी की दवा मिलाई थी। चंद्रा के लिए वो रमेश ये काम करने लगता है। रत्नम आइस खाने के बाद जब वो नशे में होता है तो चंद्रा यहाँ पर आकर इसको मार कर इसका सर भी काट देती है और रमेश से कहने लगती है कि ये सर मेरे बेटों तक पहुँचा दो। सारे धूलपेट में यही बात फैलनी चाहिए कि मेरे दोनों बेटे ने ही रत्नम को मार दिया। इस तरह से यहाँ तक 16 एपिसोड्स खत्म होते हैं। मे भी बाकी एपिसोड्स भी आने वाले हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।